जिस खबर को सुनते ही गरबे की धुन थम जाए, जिस खबर को सुनकर सब लोगों की आंखें नम हो जाए, जिस खबर को सुनकर पूरे दुनिया की मीडिया हिल जाए, जिस खबर को सुनकर आर्टिस्टों के लाइव परफॉर्मेंस रुक जाए, वो इंसान सिर्फ और सिर्फ रतन टाटा जी ही हो सकते हैं। वो सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक परोपकारी और दानवीर इंसान थे। बचपन से मैंने सिर्फ दो ही दानवीरों की कहानियाँ सुनी हैं। पहला द्वापर युग में दानवीर कर्ण और दूसरा कलयुग में श्री रतन टाटा जी। उनकी यह बात हर इंसान को अपनानी चाहिए कि जीतने का एकमात्र तरीका यह है कि आप हारने से न डरे और अपनी जड़ों को कभी मत भूलो और हमेशा उस पर गर्व करो जहां से तुम आए हो। मशहूर उद्योगपति रतन टाटा के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। लगातार लोग श्रद्धांजलि देने के लिए उन्हें पहुंच रहे हैं मुंबई में। और क्या बड़ी बड़ी हस्तियां, क्या आम लोग, आपको लंबी कतारें हर ओर नजर आएंगी। ब्रिटिश और आम लोगों ने आज मुंबई में रतन टाटा को नमन करके उन्हें अपनी अंतिम विदाई दी और इस दौरान इन तस्वीरों ने आज पूरे देश की आंखों को नम कर दिया। ये तस्वीरें 9 अक्टूबर की रात के करीब 11 बजे रतन टाटा जी ने अपनी अंतिम सांसें ली और फिर पूरे देश में शोक की लहर फैल गई। लोगों की नज़रें टीवी और मोबाइल की स्क्रीन पर थम गई। टाटा जी की लोकप्रियता के बारे में हम इसी बात से जान सकते हैं कि भरे फेस्टिवल के टाइम पे जहां लोगों के पास काम धंधा करने का अलावा फुर्सत तक नहीं होता था, वो लोग भी उनकी मृत्यु की खबर सुनते ही सिर्फ और सिर्फ उनके बारे में ही बातें करने लगे। उनकी आत्मा को शांति देने के लिए श्रद्धांजलि देने लगे। जो लोग नोट वाले क्रांतिकारी की डेथ एनिवर्सरी में स्टेटस तक नहीं डालते थे, वे लोग भी व्हाट्सएप, इंस्टा या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से श्री रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि देने लगे। सोचिए, उन्होंने सिर्फ पैसा ही नहीं कमाया, उन्होंने कितना ज़्यादा नाम कमाया और कहाँ कहाँ से नाम कमाया। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, हर किसी के दिल पे रतन टाटा जी बसते थे। तो दोस्तों, आइए उनको श्रद्धांजलि देते हुए जानते हैं श्री टाटा जी के फैमिली के बारे में। शुरुआत करते हैं 202 साल पहले, मतलब 1822 में गुजरात के एक गांव में एक पारसी परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ, नसरवानजी टाटा। ये लड़का बहुत बेचैन रहता था कि कुछ बड़ा करना है जीवन में। शादी और बच्चे होने के बाद उन्होंने कॉटन का बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा। कोई और होता तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहाना बनाकर बिजनेस करने का रिस्क नहीं लेता, लेकिन इन्होंने अपने बेटे को बेस्ट एजुकेशन दिया और साथ साथ ये बिजनेस चालू भी किया। नसरवान जी के बेटे जमशेद जी टाटा, जिनको तो शायद सभी लोग जानते हैं, जब 18 साल के हुए तो बिजनेस बढ़ाने के लिए वो हांगकांग गए। हांगकांग वो सिर्फ अकेले ही नहीं गए, अपने साथ अपने बीवी बच्चे को भी लेकर गए। साल 1859 हवाई जहाज नहीं होते थे। बोलते हैं ना, कुछ करने की ठानो तो आप कैसे भी करके वो चीज़ कर ही लेते हो। लंबी समुद्री यात्रा का सफ़र तय करके जमशेद जी टाटा अपने बीवी बच्चों को लेकर के हांगकांग गए और वहाँ पर जाकर अपना ऑफिस सेटअप किया। 65 साल की उम्र तक 3 कॉन्टिनेंट्स में बहुत सारे कॉटन्स के मिल खोलकर सक्सेसफुली चलाया। इंडिया की पहली स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की कंस्ट्रक्शन भी चालू की। इंडिया का पहला 5 स्टार होटल खोला, जो कि भारत का पहला इलेक्ट्रिसिटी वाला होटल है। पता है वह होटल कौन सा है? द ताजमहल होटल, जो आज तक स्थापित है। इन्होंने ही जनरल प्रोविडेंट फंड स्कीम बनाया, जिससे मजदूरों को कभी भी रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता है। जमशेद जी के बहुत से सपने थे जो उस समय के हिसाब से बहुत आगे की सोच रखते थे। उनमें कुछ सपने ऐसे हैं कि इंडिया में एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलना, एक स्टील प्लांट खोलना, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट खोलना, और लोग रेसिज्म करते थे तो एक ऐसा 5 स्टार होटल खोलना जहां हर रंग धर्म के लोग जा सके। ये 4 ड्रीम्स में सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एक ही सपना पूरा कर पाया, द ताज होटल खोलकर। टाटा फैमिली कोई भी काम आधे पे नहीं छोड़ती। अपने पिताजी के उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए श्री दोराबजी टाटा ने टास्क लिया। उन्होंने 1910 तक टाटा का स्टील प्लांट तैयार तक किया और प्रोडक्शन चालू करवा दिया। एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था कि टाटा स्टील सेव्ड अस। सन 1938 के बाद जहांगीर टाटा ने कंपनी को टेक ओवर किया। ये फ्रांस में पले बढ़े और इन्हें पैशन था फ्लाइंग करने का। वो एक अच्छे पायलट भी रह चुके थे। इसी पैशन के चलते इन्होंने टाटा एयरलाइंस की स्थापना की।
1947 आज़ादी के बाद देश के जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशन बिजनेस थे उन्हें जवाहरलाल नेहरू जी ने नेशनलाइज कर दिया, मतलब सरकार इन्हें हैंडल करेगी। टाटा एयरलाइंस का भी नेशनलाइजेशन हो गया, जिससे जहांगीर रतन टाटा को बहुत बुरा लगा, क्योंकि टाटा खानदान का मानना था कि बिजनेस सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं होता बल्कि नेशन बिल्डिंग के लिए भी होता है, मतलब देश को आगे बढ़ाने के लिए भी बिजनेस होता है। टाटा एयरलाइंस अब एयर इंडिया बन गया। 1945 में पहली बार टाटा मोटर्स ने सबसे पहला प्रोडक्शन चालू किया ऑटोमोटिव इंजन्स का। टीसीएस की स्थापना 1968 में किए गए। उसके बाद वो आज के डेट में इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। साल 1962 में नेल्को, जो टाटा कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग किया करता था और इसमें रेडियो बनाया जाता था। 1971 में इसका मार्केट शेयर गिरकर 2% पर आ गया था। अब इस बिजनेस को ऊपर उठाने की जिम्मेदारी जमशेदजी टाटा के ग्रैंडसन श्री रतन टाटा जी को मिला। उन्होंने आगे की सोच रखते हुए रेडियो मैन्युफैक्चरिंग बंद करवाकर न्यू टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्ट करना और रिसर्च करना चालू करवाया, जैसे कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन फील्ड और बहुत कुछ। 3 साल के अंदर ही नेल्को फिर से ट्रैक पर आ गई और जो 3% मार्केट शेयर था वो सीधे सीधे 20% मार्केट शेयर पर आ गया। धीरे धीरे रतन टाटा ने बहुत सारे वर्क किए और उन पर अपना 100% दिया, जिससे टाटा कंपनी और अधिक ऊंचाइयों को छूने लगी। आज के डेट में टाटा कंपनी को कौन नहीं जानता, और वो इकलौते ऐसे इंसान हैं जो अपने प्रॉफिट का 65% हिस्सा दान में दे देते हैं। सोचिए वो कितने महान व्यक्ति थे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।